नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 23 जो है क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है और तारीख है 18 दिसंबर 2020 और ये आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड है, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। पिछली वर्कशीट में आपने देखा था कि किस तरह से सिपाहियों से शुरू हुआ विद्रोह पूरे देश में फैल गया और सारी जो जनता थी वो इस विद्रोह में शामिल हो गई। छोटे बड़े राजा, किसान, हर कोई इस विद्रोह में शामिल था। क्यों? क्योंकि सब अंग्रेज़ों के अत्याचार से दुखी थे और वो उनकी गुलामी से आज़ादी चाहते थे। बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या अंग्रेज इतनी आसानी से भारत से अपनी सत्ता जाने देते और यहाँ से सब कुछ छोड़कर चले जाते? नहीं, उन्होंने भी पलटवार किया। तो आज की जो वर्कशीट है हम उसमें जानेंगे कि कंपनी ने किस प्रकार से पलटवार किया और इस पूरे विद्रोह को दबा दिया। कंपनी मतलब आपको पता ही है, अंग्रेजों की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो यहाँ बिजनेस करने के लिए आई थी और धीरे धीरे करके उसने पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया। ठीक है, और यहाँ पर शासक बन बैठी। तो उसने किस तरह से पलटवार किया और किस तरह से इस विद्रोह को दबाया, हम इस वर्कशीट के माध्यम से जानेंगे। कंपनी का पलटवार। विद्रोह की उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, ठीक है, और विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। जहां जहां से विद्रोह शुरू हुआ था उन केंद्रों पर उन्होंने अंग्रेजों ने धावा बोल दिया। इस तरह से सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई और जो अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। आजीवन कारावास की सज़ा का मतलब है कि जब तक वो जिंदा रहेंगे, कहाँ रहेंगे? जेल में रहेंगे। और इसके अलावा एक बहुत बुरी बात जो अंग्रेज़ों ने उनके साथ की कि उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने ही गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया। बेटा, रंगून जो है वो म्यांमार में, पहले म्यांमार का नाम बर्मा था और बर्मा की राजधानी थी रंगून, तो उनको हमारे देश से बाहर भेज दिया गया, मतलब भारत से बाहर उनको रंगून की जेल में भेज दिया गया। फिर क्या हुआ? 1862 में यही उनकी मृत्यु हुई। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया, ठीक है, और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की भी शिकस्त हुई, मतलब कि उनकी भी हार हुई और उनको मार दिया गया। और दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी, उनको भी मतलब जो है उनको हरा करके मार दिया गया। अब जो तांत्या टोपे थे वो मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे और बेटा उनको भी 1859 में पकड़ लिया गया। उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें मृत्युदंड दिया गया। अब विद्रोही ताकतों की हार से जो लोगों की हिम्मत थी वो टूटने लगी, क्योंकि एक एक करके सारे जो नेता थे वो पकड़े जा रहे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको मौत की सज़ा सुना रही थी। तो अब जो लोग थे उनकी हिम्मत टूटने लगी, तो बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अब लोगों का विश्वास जीतने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया? जो उनके वफादार भूस्वामी थे, यानी जो अंग्रेज़ों के वफादार ज़मींदार थे, उनके लिए इनामों का ऐलान कर दिया। अब चलते हैं आगे। अब देखेंगे हम विद्रोह के बाद के साल जो है वो किस तरह के थे और अंग्रेज़ों ने किस तरह की नीतियां अपनाई। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा जो है नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहली वाली नीतियों के सहारे तो शासन नहीं चला सकते थे। तो अंग्रेज़ों ने कुछ अहम बदलाव किए जो कि निम्नलिखित हैं। अब पहला बदलाव क्या हुआ कि ब्रिटिश संसद ने 1858 के नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए। अभी तक हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करी थी, अब वो किसके पास चला गया? ब्रिटिश साम्राज्य के पास। अब ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया और उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। अब दूसरा बदलाव देखते हैं, वो क्या किया गया? तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे उसको वायसराय का ओहदा दिया गया, यानी पहले जिसको गवर्नर जनरल बोलते थे अब उसको क्या कहा जाने लगा? वायसराय। और उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। मतलब जो शासन है वो राजा रानी का है, लेकिन वो यहाँ आकर तो शासन नहीं कर सकते, तो उनकी तरफ से शासन कौन करता था? वायसराय। वो एक तरह से राजा रानी का प्रतिनिधि था। अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जो जिम्मेदारी थी वो सीधे अपने हाथों में ले ली। ठीक है, पहले कंपनी का था, अब किसके पास आ गया शासन? अंग्रेज सरकार के पास। चलो अब देखते हैं कि तीसरा बदलाव क्या हुआ कि देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया
कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। क्योंकि पहले क्या था, डलहौजी और वेल्स की जो साम्राज्यवादी नीति थी कि हम अपने साम्राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करें और दूसरे राज्यों को कब्जा कर लें, तो उसकी वजह से राजाओं में असंतोष हो गया था और उन्होंने विद्रोह में भाग लिया। तो अब उनको समझ में आ गया था हम ऐसा करेंगे तो हमारा शासन करना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने देश के सभी शासकों को भरोसा दिया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों, यहाँ तक कि अपने दत्तक पुत्रों, दत्तक मतलब गोद लिए हुए पुत्रों को भी सौंपने की छूट दे दी गई। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार कर लें। मतलब क्या होगा, उसकी सत्ता को स्वीकार कर लें, मान लें कि हम उसके अंडर में काम करेंगे, ठीक है, उसको एक तरह से अपनी मालकिन मान लें। तो इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई कि आप शासन चलाओ लेकिन आप ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहोगे। अब देखते हैं चौथा परिवर्तन क्या किया। तो सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। बच्चों, क्या आप बता सकते हो इसके पीछे क्या वजह रही होगी? वेरी गुड। इसके पीछे वजह थी कि भारतीय जो सिपाही थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के विरुद्ध जो है विद्रोह में भाग लिया था, ठीक है, और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो और उन पर सिपाहियों पर नियंत्रण रखा जा सके, तो इसलिए उन्होंने ये तरीका अपनाया कि भाई भारतीय सैनिकों को कम भर्ती करो और जो यूरोपीय सिपाही हैं उनको ज़्यादा भर्ती करो। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएं। इसके बाद अगला काम अंग्रेज़ों ने क्या किया कि मुसलमानों की संपत्ति और ज़मीन को बड़े पैमाने पर उन्होंने जब्त कर लिया और जो मुसलमान थे उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगे। उनको मतलब अंग्रेज़ों को उन पर अब विश्वास नहीं रहा था। तो अंग्रेज़ों को लगता था कि जो ये सारा विद्रोह है इन मुस्लिम से ही खड़ा किया था, ठीक है। और उसके बाद उन्हें अगला परिवर्तन क्या किया, अंग्रेज़ों ने फैसला लिया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। क्योंकि बेटा विद्रोह का एक बड़ा कारण क्या था कि अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुस्लिम की धार्मिक भावनाओं का सम्मान नहीं किया था और उनको गाय और सुअर की चर्बी लगे हुए कारतूसों का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य किया था, जिसके चलते जो है सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। तो उन्होंने अब डिसाइड कर लिया था आगे जाके वो क्या करेंगे, सभी लोगों के जो धर्म और सामाजिक रीति रिवाज है उनका सम्मान करेंगे ताकि आगे जाके इस तरह की भावनाएं ना भड़के। और अगला बदलाव क्या था कि भूस्वामियों और ज़मींदारों की रक्षा करने तथा ज़मीनों पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने की नीतियां बनाई गई कि अब जो ज़मींदार हैं उनका जो अधिकार है वो ज़मीन पर स्थायी हो जाए। तो इस तरह की उन्होंने नीतियां बनाई। तो इस प्रकार जो था 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। चलो अब करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, अंग्रेज़ों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या किया? तो इसका उत्तर है कि कंपनी ने विद्रोह को कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। दूसरा पॉइंट लिख सकते हो कि उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए और विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए। तीसरा, उन्होंने विद्रोह के सभी केंद्रों पर धावा बोल दिया। चौथा, उन्हें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, रानी अवंतीबाई लोधी आदि नेताओं को हराकर या तो मार दिया गया या फिर उनको मृत्युदंड की सजा दे दी गई। पांचवा, उन्होंने क्या किया, जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे उसको आजीवन कारावास की सजा दी और उनको रंगून भेज दिया गया। प्रश्न नंबर 2 है, आरंभिक महीनों में प्राप्त सफलता के बावजूद भी 1857 का विद्रोह असफल क्यों हुआ, स्वयं सोचकर लिखिए। तो आप इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, क्रांतिकारियों का एक निश्चित उद्देश्य नहीं था। सभी राजा व शासक अपने अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए विद्रोह में शामिल हुए थे। दूसरा, क्रांतिकारियों के पास कुशल तथा योग्य नेतृत्व की कमी थी। बेटा था क्या, उन्होंने नेता किसको बनाया था, बहादुर शाह जफर को, तो वो बहुत ही बूढ़े थे, उस समय उनकी उम्र 82 साल थी और वो जो है सही से जो है नेतृत्व नहीं कर पाए थे इस विद्रोह का। तीसरा पॉइंट है कि भारतीयों में एकता का अभाव था। सभी जो भारतीय है वो एकजुट होकर नहीं रह सके क्योंकि जो कुछ भारतीय रियासतें थी बेटा वो अंग्रेजों की राजभक्त बनकर रही, ठीक है, और उन्होंने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक है। ऐसी सिख और गोरखों ने भी जो है अंग्रेजों की सहायता की थी। यही वजह थी कि बाद में उन्होंने क्या किया था, जो उत्तर भारत के सिपाही थे उनकी भर्ती कम कर दी और ज़्यादा भर्ती की उन्होंने सिख और गोरखा लोगों को, क्योंकि उन्होंने उनकी सहायता की थी। चौथा कारण था इस विद्रोह की असफलता का कि ये जो विद्रोह था वो पूरे देश में एक साथ नहीं हो सका और जो विद्रोह था वो मुख्यतः उत्तर भारत के ही कुछ शहरों में सीमित था। चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ क्या हुआ?
तो बेटा आप इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे कि 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने या तो मार दिया या उन पर मुकदमे चलाकर उन्हें फांसी की सजा दे दी अथवा उन्हें आजीवन कारावास की सजा देकर जेल में डाल दिया गया। प्रश्न नंबर 4, विद्रोह के बाद के सालों में अंग्रेजों ने अपने शासन में क्या क्या बदलाव किए? तो बेटा इसका उत्तर थोड़ा लंबा है, आप इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे। अंग्रेजों द्वारा अपने शासन में किए गए बदलाव। पहला, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। दूसरा, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे सलाह देने के लिए परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। तीसरा, उन्होंने क्या किया, जो भारत का जो गवर्नर जनरल होता था अब उसको वायसराय कहा जाने लगा। चौथा बदलाव किया था, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। पांचवा, उन्होंने क्या किया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। छठा किया उन्होंने कि मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई क्योंकि 1857 के विद्रोह का कारण मुसलमानों को माना गया। सातवां, उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों ने भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्णय लिया। प्रश्न नंबर 5, अंग्रेजों द्वारा लाए गए बदलावों के क्या कारण थे? तो इसका उत्तर है कि अंग्रेजों द्वारा शासन में लाए गए बदलावों के निम्नलिखित कारण थे। पहला, अंग्रेजों को यह बात समझ में आ गई थी कि वह पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। दूसरा, भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभालने के लिए उन्होंने ये बदलाव किए थे। तीसरा, कि भविष्य में इस तरह का जन विद्रोह ना हो उसको रोकने के लिए बदलाव किए गए। बेटा अब आपकी ये जो वर्कशीट है ये कंप्लीट हो गई है, इसको कॉपी में कीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से लर्न करना, ठीक है। इन्हीं में से आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो मन लगा के पढ़ो और अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ। बाय बच्चों।